हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन भादविया तपन स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं इनकम टैक्स में, वो है पूंजी लाभ या कैपिटल गेन्स। इससे पहले हमने जो आय के 3 शीर्षक और थे उनके बारे में पिछले वीडियोस में समझा है। ये आय का चौथा शीर्षक है पूंजी लाभ, जिसके बारे में आज हम कुछ जानना जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट की जो धारा है 45(1), वो 45(1) पूंजी लाभ को प्रदर्शित करती है, उस पूंजी लाभ को बतलाती है कि पूंजी लाभ क्या है। तो गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, 2 शब्द है इसमें, एक तो पूंजी संपत्ति और दूसरा हस्तांतरण, कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर। तो गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का यदि हस्तांतरण हुआ है तो इससे उत्पन्न लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। तो 2 चीजें होनी चाहिए, या तो एक तो वो पूंजी संपत्ति कहलानी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में, और दूसरा वो ट्रांसफर कहलाना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में। तभी ऐसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो उत्पन्न लाभ है वो पूंजी लाभ कहलाएगा, और आयकर अधिनियम के पूंजी लाभ के प्रावधानों में धारा 45(1) के तहत वो कर योग्य कहलाएगा। यहां पर एक अपवाद है कि जिसमें प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करमुक्त, एक तो ये कि प्रीवियस ईयर में इसको अगर आप यूं समझें कि संपत्ति का हस्तांतरण किसी पुराने वाले प्रीवियस ईयर में हुआ है, पहले वाले प्रीवियस ईयर में, जो हमारा इस बार का प्रीवियस ईयर 19-20 उसमें नहीं हुआ, उससे पहले वाले वर्ष में हुआ। लेकिन इस वाले प्रीवियस ईयर में, जिस वर्ष की हम गणना कर रहे हैं, उस वाले प्रीवियस ईयर में अगर उसकी राशि प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में कर की गणना इसी प्रीवियस ईयर में की जाएगी, लेकिन हस्तांतरण कब माना जाएगा, जबकि वो संपत्ति वास्तव में हस्तांतरित हुई, उस प्रीवियस ईयर में हस्तांतरण माना जाके, लेकिन राशि चूंकि इस वर्ष में प्राप्त हुई है इसलिए कर योग्य राशि की गणना हम इस वाले वर्ष में करेंगे। और वो पूंजी लाभ है बशर्ते कि आयकर अधिनियम के प्रावधान उसको करमुक्त न कहते हो। अगर आयकर अधिनियम के प्रावधानों में उसको करमुक्त कहा गया है तो फिर वो पूंजी लाभ कर योग्य नहीं होंगे इस धारा में। इसमें जो 2 शब्द थे, पूंजी लाभ और हस्तांतरण, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। इसमें पहला शब्द है पूंजी संपत्ति या कैपिटल एसेट। अंडर सेक्शन 214 ये कहा गया है कि पूंजी संपत्ति क्या है, ये समझाया गया है। तो इसमें 2 बातें हैं, एक समस्त चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल संपत्तियां पूंजी संपत्ति है, चाहे वो करदाता के निजी प्रयोग की हो, पर्सनल यूज की हो, चाहे वो व्यापार पे या पेशे की हो, बिजनेस और प्रोफेशन की हो। करदाता के पास अगर वो रखी हुई गई है तो ऐसी स्थिति में वो पूंजी संपत्ति कहलाएगी, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो। ऐसे ही बी जो है वो प्रावधान विदेशी संस्थागत निवेशक यदि कोई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई है, एफआईआई कोई है, तो उसके द्वारा धारित कोई भी प्रतिभूति या सिक्योरिटी जो सेबी के तहत विनियोजन योग्य है, वो पूंजी संपत्ति कहलाएगी। चाहे एफआईआई के केस में चाहे वो व्यापारिक रहते के रूप में रखी हुई हो, तब भी वो पूंजी संपत्ति ही कहलाएगी। तो ये दोनों बातें कही गई हैं पूंजी संपत्ति के लिए कि पूंजी संपत्ति क्या हो। इसमें कुछ अपवाद है कि ऐसी स्थिति में ये पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अपवाद का मतलब इसमें तो आ रही है लेकिन वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे कि सबसे पहला व्यापारिक रहतिया, बिजनेस स्टॉक, अगर वो उसी प्रकार की वस्तु का क्रय और विक्रय करता है तो ऐसी स्थिति में वो पूंजी संपत्ति की परिभाषा में तो आती है, लेकिन वो व्यापारिक रहती है तो वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं स्वयं करदाता या उसके परिवार के सदस्य के लिए
तो जैसे कि वस्त्र, फर्नीचर, स्कूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो कूलर आदि, ये जो चीजें हैं ये पूंजी संपत्ति नहीं है, यानी कि इनके विक्रय के ऊपर उत्पन्न लाभ पूंजी लाभ नहीं कहलाएगा। लेकिन जेवरात, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मूल्यवान पत्थर, ये सब पूंजी संपत्ति हैं। और अगर ये किसी वस्त्र में जड़े हुए हों या बर्तन में लगे हुए हों तो फिर ऐसी स्थिति में वो पूंजी संपत्ति हैं, और पूंजी संपत्ति होकर अगर उनका विक्रय हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो कर योग्य कहलाएंगे। ऐसे ही अपवाद में ही है, जैसे ये घरेलू था, है ना, घरेलू उपयोग की वस्तु है। ऐसे ही और हैं, एक एक करके मैं बोलता हूं। जैसे कि पुरातात्विक संग्रहण, पुरातात्विक महत्व की, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की कोई वस्तु है और उसका संग्रहण किया गया है, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां हैं या अन्य कलात्मक कार्य है, आर्ट नेचर का कोई वर्क है, तो ये भी पूंजी संपत्ति इसमें कहलाएगी। इसको आप पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएगी, इसको आप ध्यान रखिए। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि भूमि है वो भी पूंजी संपत्ति नहीं है। अभी अपवाद की बात कर रहे हैं अपन कि क्या पूंजी संपत्ति में शामिल होते हुए, इस परिभाषा में दिखते हुए भी पूंजी संपत्ति नहीं कहला रही, वो हम देख रहे हैं। ऐसे ही जो हम कह रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि भूमि है वो पूंजी संपत्ति नहीं है, यानी कि 10,000 से ज्यादा आबादी हो और आबादी को ध्यान में रखते हुए जो 2 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर स्थित है भूमि, तो वो ग्रामीण भूमि है और वो पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएगी। ऐसे केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वर्ण जमा बॉन्ड 1999 1999 तथा स्वर्ण मौद्रीकरण प्रमाण पत्र 2015, ये भी पूंजी संपत्ति नहीं कहलाएंगे। ये अपवाद हैं कुछ धारा 214 के, इसमें पूंजी संपत्ति को बताया गया है, और इसमें कुछ अपवाद हैं जो कि कहते हैं कि ये पूंजी संपत्तियां नहीं है। तो प्रश्न करते समय अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस चीज का हस्तांतरण प्रश्न में दिया हुआ है, वो पूंजी संपत्ति में आता है, कर योग्य है तो गणना करेंगे, और अगर वो कर योग्य नहीं है तो वर्किंग नोट डाल के हम उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही अगली जो स्टेप है अपनी आज की, उसमें ये है कि मानी गई संपत्तियां, डीम्ड कैपिटल एसेट। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ मानी गई पूंजी संपत्तियां भी हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था कि जो अपवाद है उसमें कृषि भूमि है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि तो पूंजी संपत्ति नहीं है। लेकिन अपवाद मानी गई संपत्ति में क्या हो गया, शहरी कृषि भूमि है ना, 10,000 से 1 लाख की अगर आबादी है तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर अगर 10 लाख तक की आबादी है तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर, और अगर 10 लाख से ज्यादा की आबादी है तो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर अगर स्थित कोई भूमि है जिसपे कृषि संबंधी कार्य उसके स्वयं करदाता के स्वयं या उसके परिवार या एचयूएफ के द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। ऐसे व्यापार की जो स्थायी संपत्तियां हैं, हासमान संपत्तियों सहित, बिजनेस एसेट जो कि डेप्रिशिएबल हैं, उनके सहित जिनके ऊपर हास लगता है वो भी पूंजी संपत्ति मानी जाती हैं। ऐसे ही अंश और प्रतिभूतियां, शेयर एंड सिक्योरिटीज, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है और उसको अगर करदाता अपने पास में रखता है और उसका हस्तांतरण करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी पूंजी संपत्ति से विक्रय जो होगा वो पूंजी लाभ उत्पन्न करेगा। ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अपवाद में कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, मूल्यवान पत्थर, जेवरात, ये सभी पूंजी संपत्तियां हैं। ये अगर किसी वस्त्र या किसी बर्तन में लगे हुए हैं, ऊंट में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये पूंजी संपत्ति है और इनके विक्रय से जो हस्तांतरण से जो लाभ होगा वो पूंजी लाभ कर योग्य होगा। ऐसे ही जो
अदृश्य संपत्तियां हैं वो भी पूंजी संपत्ति मानी गई है, चाहे वो व्यापार की ख्याति हो। ध्यान रहे यहाँ पर व्यापार की ख्याति हम कह रहे हैं, पेशे की ख्याति नहीं। पेशे की ख्याति मानी गई संपत्ति में नहीं आता। व्यापार की ख्याति, अंश क्रय करने का अधिकार, राइट अगर आपने किसी को दे दिया परचेज करने का, ऐसी साझेदारी संस्था में अपना हिस्सा किसी को दे रहे हैं, खनन का अधिकार किसी को दे रहे हैं, लाइसेंस अगर दे रहे हैं, परमिट अगर किसी को दे रहे हैं, किराएदारी का अधिकार या प्रबंध का अधिकार या ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम आदि, इन अदृश्य संपत्तियों को भी पूंजी संपत्ति माना गया है आयकर अधिनियम में। तो ये कुछ विशेष प्रकार की पूंजी संपत्तियां हैं। प्रश्न में अगर हो तो हमें ध्यान रखना है कि ये पूंजी संपत्तियां हैं। अगर इनका हस्तांतरण हो जाए, आयकर अधिनियम के अनुसार इनका हस्तांतरण हो जाए, हस्तांतरण किसे कहता है, कहते हैं अपन इसको अगले वीडियो में देखेंगे कि आयकर अधिनियम में हस्तांतरण किसको कहा गया है। परंतु अगर ऐसी मानी गई संपत्तियों का हस्तांतरण हो जाए तो ये पूंजी लाभ कर योग्य होता है। इसी प्रकार से आगे आप देख रहे हैं अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जिनके विक्रय होने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिनके विक्रय होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। दोनों पे कर की दर सामान्य आय के ऊपर कर की दरों से पृथक है, अलग है, इसलिए इनकी गणना भी अलग अलग की जानी चाहिए। फिर सेट ऑफ, अगर इनमें कुछ हानि होती है तो इनको सेट ऑफ करने के नियम भी आपस में अलग हैं, इसलिए हमेशा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को अलग अलग पहचानना चाहिए। ऐसे ही इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, प्राप्त करने की लागत है, उसमें भी इंडेक्स करने का जो नियम है वो दीर्घकालीन के लिए है, अल्पकालीन के लिए नहीं है। यानी कि सवाल में अपने को संपत्ति करदाता के पास में कितनी अवधि तक रही, कौन सी संपत्ति है, कौन सी पूंजी संपत्ति है और कितनी अवधि तक रही, ये दोनों बातें एक साथ हमें पहचाननी है और उसको अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति में अलग अलग करना है। पहले मैं दीर्घकालीन बोल रहा हूं, देखिए दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति धारा 229A में इसके संदर्भ में कोई विशेष परिभाषा नहीं कही गई है, परंतु ये कहा गया है कि जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है वो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को अपन अच्छे से समझें। जैसे कि इसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूं अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को, 1, 2 और 3। ऐसी संपत्तियां जो 12 माह या 12 माह से कम रही, ऐसी संपत्तियां जो 24 माह यानी 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम रही, और ऐसी संपत्तियां जो 36 माह या 36 माह से कम रही, यानी कि विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसको रख के बेच दिया गया, हस्तांतरण कर दिया गया, 24 माह तक रखकर हस्तांतरण कर दिया गया, 36 माह तक हस्तांतरण कर दिया गया रखकर, तो इनसे ये संपत्तियां कहलाएंगी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, और इनसे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। तो ये क्या है, कौन सी संपत्तियां ऐसी जो 12 माह के अंदर अंदर रख ले तो ऐसी पूंजी संपत्ति अल्पकालीन कहलाएगी। जैसे कि सूचित अंश, है ना, अनलिस्टेड नहीं, है ना, लिस्टेड शेयर, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड शेयर हैं वो इसमें पर यूनिट शामिल नहीं है, यूनिट्स शामिल नहीं है, यूनिट्स को छोड़कर। ऐसे सूचित प्रतिभूतियां, पहला था सूचित अंश, दूसरा है सूचित प्रतिभूतियां। सूचित प्रतिभूतियों में क्या हो गया, ऋण पत्र हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये हो सकता है। ऐसे ही सूचित या असूचित, लिस्टेड और अनलिस्टेड, इसको कोड और अनकोड भी बोलते हैं। लिस्टेड या अनलिस्टेड यूटीआई के यूनिट्स अगर हैं तो उनके भी 12 माह तक की अवधि के हिसाब से ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहला जाएंगी। ऐसे ही इक्विटी ओरिएंटेड, है ना, समता उन्मुख म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं, ऐसे ही शून्य बॉन्ड कूपन, ये सब जो हैं अगर 12 माह या इससे कम अवधि में ही हस्तांतरित कर दी जाए तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती हैं। ऐसे ही दूसरा है 24 माह या कम, कंपनी के असूचित नहीं, इसी में हम देख रहे हैं 24 माह में, है ना, कंपनी के असूचित अंश अनलिस्टेड शेयर
वह भूमि तथा भवन, अनलिस्टेड शेयर भूमि और भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों या अलग अलग, ये अगर 24 माह या कम रहे और उसके अंदर हस्तांतरित कर दी जाए तो ये अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होके इनके हस्तांतरण जो होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। अनलिस्टेड शेयर भूमि और भवन। ऐसे 36 माह तो जो इसमें नहीं आई, जो इसमें नहीं आई, अभी जो मैंने बोला कौन सी संपत्तियां 12 माह के अंदर रखने पर अल्पकालीन कहलाती है, कौन सी संपत्तियां 24 माह तक रखने पर अल्पकालीन कहलाती हैं, उनमें नहीं आई। और बाकी कोई भी अगर पूंजी संपत्ति है तो 36 माह 3 वर्ष या इससे कम अवधि तक रख के उसको अगर हस्तांतरित कर दिया जाए तो वो संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति और उसको हस्तांतरित करने पर होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। तो ये है परिभाषा अल्पकालीन की। और दीर्घकालीन क्या है? बड़ा सिंपल है कि जो अल्पकालीन नहीं है वो सब दीर्घकालीन है। अगर इसको ठीक आप उल्टा कर ले, वही सारी संपत्तियां जो इसमें अभी मैंने बोली थी कि सूचित अंश हैं या सूचित प्रतिभूतियां हैं या असूचित या सूचित यूटीआई के यूनिट्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं या शून्य बॉन्ड्स कूपन है, ये अगर 1 साल से ज्यादा अवधि रह जाए तो वो दीर्घकालीन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भूमि भवन और कंपनी के असूचित अनलिस्टेड शेयर्स हैं, वो अगर 24 माह से ज्यादा रह जाए और फिर हस्तांतरण हो जाए तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहला के उनका लाभ जो है वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। तो जो इनमें नहीं है, ऐसे ही अन्य संपत्तियां जो 36 माह से ज्यादा रह जाएं और फिर उसका हस्तांतरण किया जाए तो उनके उससे उत्पन्न लाभ भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा, क्योंकि वो फिर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न में सबसे पहले पूंजी संपत्ति को पहचानना है, क्या वो पूंजी संपत्ति है, क्या वो कर योग्य है, फिर हमें यह पहचानना है कि वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है या दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है। फिर हमें देखना है कि क्या इसका आयकर प्रावधान के अनुसार ट्रांसफर या हस्तांतरण हुआ है। अगर पूंजी संपत्ति भी है और हस्तांतरण भी है, दोनों आयकर की परिभाषा के हिसाब से है ना, अगर वो दोनों है तो फिर ऐसा लाभ कर योग्य हो जाएगा पूंजी लाभ शीर्षक में। जो हमारे आय का चौथा शीर्षक है उसके तहत वो राशि आएगी और उसकी गणना में यहाँ पर इस शीर्षक में करनी पड़ेगी। थैंक यू। आगे हम देखेंगे हस्तांतरण और अन्य जो कैसे इनकी अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभों की गणना होती है, कौन कौन सी कर मुक्तियां इनको पूंजी लाभों में से मिलती है, इसको भी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।